नमस्कार साथियों, मैं एस यादव किलोल समस्या समाधान की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं विज्ञान शिक्षण से रिलेटेड जो भी हमारी देखिए टेस्ट सीरीज हुई थी, उस टेस्ट सीरीज में पूछे गए जो क्वेश्चंस, जो ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपको कंफ्यूज कर रहे थे, उनका समाधान लेके आए हूं और बड़े विस्तार से हम उनको एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। जहां आपको समस्या क्रिएट हुई थी उस समस्या का समाधान भी हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता अपना एक क्वेश्चन है, इसके अंदर माइनर टेस्ट किसका है? ये माइनर टेस्ट का है। देखिए, मेथड से रिलेटेड, ठीक है। माइनर टेस्ट भी कौन सा है? अपना नंबर 3। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर है देखिए 133। NCFSE 2023 में विज्ञान शिक्षण के 6 लक्ष्य बताए गए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इसमें सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, इसमें नहीं पूछा गया है। तो पहले तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ये NCFSE 2023 क्या एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 2023 ये देखिए नया NCF बनाया गया, हमारी नई शिक्षा नीति पर आधारित, NEP 2020 पर आधारित। और इस शिक्षा नीति में एक स्ट्रक्चर दिया गया था 5+3+3+4, 15 वर्ष की स्कूल शिक्षा। और ये शिक्षा जो रहने वाली है PP से, PP का मतलब प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं क्लास तक। तो PP से 12वीं तक की क्लास की एक पाठ्यचर्या बनाई गई है और ये पाठ्यचर्या आधारित है 5+3+3+4 पर आधारित, यानी फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे के लिए, प्रीपेटरी स्टेज 8 से 11 वर्ष तक के बच्चे के लिए, और उसके बाद 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए मिडिल स्टेज, और फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी स्टेज 9 से लेकर देखिए 12वीं क्लास तक, और बच्चे की उम्र 14 से 18 वर्ष तक। याद रखिए, अगर हम बात करें फाउंडेशनल स्टेज जो होती है, फाउंडेशनल स्टेज, वहां साइंस नहीं पढ़ाई जाती है। प्रीपेटरी स्टेज पर देखिए साइंस पढ़ाई जाती है EVS के रूप में, लेकिन जैसे हम मिडिल स्टेज पर आते हैं, यहां पर साइंस पढ़ाई जाती है एकीकृत रूप में, यानी विज्ञान की जितनी भी शाखाएं सबको एक बना दिया गया है। 2 या 2 से अधिक विषयों को जोड़कर एक विषय बनाना एकीकृत। तो यहां मिडिल स्टेज, जिसे हम कहते हैं उच्च प्राथमिक स्तर, कक्षा 6 से 8वीं तक एकीकृत रूप में इस विषय को पढ़ाया जाता है, या हम देखिए इंटरडिसिप्लिनरी भी कह देते हैं। तो साइंस एक कैसा विषय है? इंटीग्रेटेड और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। उसके बाद देखिए 9वीं 10वीं में भी ये विषय इंटीग्रेटेड के रूप में होता है, लेकिन 11वीं 12वीं में डिसिप्लिनरी रूप में होता है, विषयिक रूप में पढ़ाया जाता है। तो हम इसी की बात कर रहे हैं। अब बात आता है कि इस पैटर्न को लागू करने के लिए 2023 जो NCF है हमारा, इसका पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ऐसी का मतलब है स्कूल एजुकेशन, फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए बनाया गया। ये पहली बार जारी किया जाता है 23/8/23 को, यानी 2023 को। और कब? 23 अगस्त को। देखिए, और ये जब पाठ्यचर्या जारी की गई थी, ये थी PP से लेकर 12वीं तक। इस पाठ्यचर्या के अंदर देखिए हर सब्जेक्ट के लिए कहा गया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के लिए क्या कहा गया है। लेकिन कई बार एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, NCFSE जो बनाया गया था, इसकी जो कमेटी थी उसमें टोटल 13 सदस्य थे, और उनके जो अध्यक्ष बनाए गए थे देखिए वो थे कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं के कस्तूरी रंगन। इनको देखिए, इसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। तो हमारा जो क्वेश्चन था देखिए वो ये था कि विज्ञान शिक्षण के अंदर लक्ष्य बताए गए विज्ञान पढ़ाने के, और कितने लक्ष्य बताए गए? 6 बताए गए। इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है? तो पहले देखिए हम 6 लक्ष्यों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अच्छे सवाल हैं। NCF 2023 पहली बार जुड़ा है और यहां से क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। तो देखिए कौन कौन से। वैज्ञानिक ज्ञान की समझ, यानी विज्ञान की जो अवधारणाएं हैं उनकी क्या होनी चाहिए? समझ का विकास करना, पहला लक्ष्य। दूसरा वैज्ञानिक विधि, क्योंकि देखिए विज्ञान के अंदर क्रमबद्ध तरीके से कार्य करने का एक मेथड बताया गया है, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड, उसका उपयोग की क्षमता का विकास करना। तीसरा देखिए वैज्ञानिक ज्ञान के विकास,
यानी विज्ञान का विकास कैसे हुआ है, उसकी समझ का विकास करना बच्चों में। चौथा देखिए, विज्ञान और अन्य पाठ्यक्रम जो हमारी स्कूल शिक्षा में अन्य पाठ्यक्रम चल रहे हैं, जैसे गणित है, एसएसटी है, लैंग्वेज है, उनके साथ इसके संबंध को देखिए जोड़ना और उसको बच्चों के अंदर उसकी समझ विकसित करना। विज्ञान, प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी और समाज के बीच भी संबंध जोड़ना और उसकी समझ का विकास करना। और फिर देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है व्यक्ति का सोचने का नजरिया। देखिए हम दो तरीके से सोचते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो साइंटिफिक जो तरीका है उसके अंदर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात आती है संदेह करना हर चीज के ऊपर। तो ये दृष्टिकोण था। अब हम देखते हैं, अपने क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए वैज्ञानिक ज्ञान की समझ कहा गया है, सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये भी कहा गया है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज के बीच संबंध की समझ का विकास करना, यह भी कहा गया है। नैतिक मूल्यों की बात इसमें नहीं कही गई है। तो देखिए जो 6 लक्ष्य बताए उनमें कौन सा नहीं है, नैतिक मूल्यों की समझ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 134 वही NCF-SE पर आधारित 2023 के अनुसार विज्ञान के ज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहां देखिए विज्ञान के ज्ञान की जो नेचर है, नॉलेज ऑफ नेचर के बारे में पूछा गया है। यहां पर भी देखिए कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन है। विज्ञान विश्व का अन्वेषण व उसके प्रति समझ विकसित के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है। बिल्कुल देखिए खोज और उसकी समझ पर आधारित ज्ञान देता है। विज्ञान का ज्ञान विश्वसनीय भी है, बिल्कुल है विश्वसनीय, और परिवर्तनशील भी है। क्योंकि परिवर्तनशील क्यों है? क्योंकि आपको पता है आज जो रिसर्च वही आने वाले दिनों में उसी रिसर्च को और आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए ज्ञान कैसा है, डायनेमिक है, बदलता रहता है, परिवर्तनशील, बट हमेशा विश्वसनीय रहा है। विज्ञान मूलतः एक रचनात्मक प्रयास है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्रिएटिविटी इसके अंदर होती रहती है। इसके आधार पर हम देखते हैं तीनों ही बातें इसमें क्या है, सही कही गई हैं। तो कौन सा ऑप्शन आता है इसके अंदर? 4 नंबर ऑप्शन अपना सही है। अब देखिए इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अपने एनसीएफ में कौन कौन से, क्योंकि यहाँ तो 3 ही तथ्य दिखाए गए थे, उसके अलावा और भी हैं जो पूछे जा सकते हैं। NCF-SE 2023 में विज्ञान दुनिया का अन्वेषण और उसे समझने के लिए आवश्यक विधियों और उपकरणों प्रदान करता है। देखिए दूसरा कहा गया वैज्ञानिक ज्ञान निरंतर विकसित हो रहा है, यह विश्वसनीय होने के साथ साथ परिवर्तनशील भी होता है, क्योंकि वैज्ञानिक ज्ञान पर विश्वास करना उचित है, साथ ही यह भी समझना आवश्यक है कि यह नया प्रमाण मिलने या पूर्व प्रमाणों एवं ज्ञान की पुनर्व्याख्या के आधार पर यह संशोधित भी होता रहता, मॉडिफाइड होता रहता है, अर्थात ये परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है। अगला देखिए विज्ञान मूलतः एक देखिए क्रिएटिव, जिसे हम कहते हैं सृजनात्मक प्रयास है। वैज्ञानिक विधियां तथा मूल्य और प्रवृत्तियां केवल विज्ञान को सीखने और करने में ही नहीं बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 135 NCF-SE 2023 पर आधारित में विद्यालयों में टिंकरिंग लैब की स्थापना पर बल दिया गया है। ये टिंकरिंग लैब क्या है? तो पहले तो देखिए अपने यहाँ एक योजना भी चल रही है स्कूलों के अंदर 6 से लेकर 12वीं तक के जो विद्यालय हैं और जहाँ विशेष रूप से अगर देखा जाए तो साइंस विषय संचालित है, उन विद्यालयों के अंदर अटल टिंकरिंग लैब एक योजना चलाई जा रही है, जिसका मूल उद्देश्य है कि स्कूलों के अंदर टिंकरिंग लैब स्थापित करना। बता देता हूँ टिंकरिंग लैब क्या है, फिर उसके बाद इसके ऊपर आते हैं। टिंकरिंग लैब की बात करें तो ये देखिए उपकरणों का एक क्षेत्र होता है जिसे हम कहते हैं वर्कशॉप, यानी जहां पर देखिए बच्चे जाएं और विज्ञान के बहुत सारे उपकरण हैं उनका क्या करें, उपयोग करें और चीजों को जोड़ तोड़ कर नई चीजों का निर्माण करना सीखें। ये लैब नहीं है, लैब में तो प्रयोग किए जाते हैं, ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं टूल्स का एक क्षेत्र है जहां बहुत सारे साइंस के टूल्स रखे हुए होते हैं, उन टूल्स को जोड़ जोड़ के नई नई चीजों का निर्माण करते हैं। तो टिंकरिंग प्रयोगशालाएं ये औपचारिक नहीं है। औपचारिक क्यों नहीं है? क्योंकि विषय वस्तु का भाग नहीं है। लैब्स क्या होती है हमारी, अगर हम प्रयोगशाला की बात करें वो हमारी विषय वस्तु का भाग है, जो देखिए हमें सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देती है।
लेकिन ये कैसी होती है? अनौपचारिक स्थान, जहां विद्यार्थी सरल वैज्ञानिक सामग्री, यहाँ टूल्स होते हैं विज्ञान के, उपकरणों के साथ स्वतंत्र रूप से खेल सके। ये विद्यालय के किसी भी कक्ष में स्थापित की जा सकती है। इससे विद्यार्थियों में डिजाइन थिंकिंग, चीजों को डिजाइन करने का तरीका सीखते हैं, नई चीजों का निर्माण करना सीखते हैं, क्रिएटिव होते हैं और प्रयोगात्मक क्षमताओं का विकास होता है। प्रारंभ में विद्यार्थियों को शिक्षक का मार्गदर्शन जरूरी होता है, क्योंकि टीचर बताएगा तब बच्चे समझ पाएंगे इन चीजों को। बाद में बच्चे खुद करने लग जाते हैं इस वर्कशॉप के अंदर कार्य। विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है। अब आपको देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ऑप्शन 1, छात्रों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करने हेतु कंप्यूटर प्रयोगशाला नहीं है भाई, कंप्यूटर की प्रयोगशाला। छात्रों को प्रयोगशाला अभ्यास देने हेतु औपचारिक विज्ञान की प्रयोगशाला, ये विज्ञान की प्रयोगशाला भी नहीं है। एक अनौपचारिक स्थान, ये तो सही है। छात्र वैज्ञानिक सामग्री और उपकरणों के साथ स्वतंत्र रूप से खेलते हुए सीखते हैं, ये बात सही है। विद्यालयों में बहुविषयी औपचारिक प्रयोगशालाएं नहीं, तो मैंने बताया ये अनौपचारिक स्थान है जहां पर बच्चे जाते हैं और विभिन्न प्रकार का टूल्स का उपयोग करते हुए सीखते हैं। देखिए एक अच्छा और सवाल देखिए, एनसीएफ 2023 पर आधारित। एनसीएफ-एसई 2023 के अनुसार पाठ्यचर्या के लक्ष्य विद्यार्थी को कुछ प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिडिल स्टेज, मिडिल स्टेज का मतलब होता है उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक के लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं है, यानी जो 8वीं तक के में सम्मिलित नहीं है और बाकी हमें इसके अंदर पहचान करना है। तो ऐसे कौन से हैं जो 8वीं तक शामिल नहीं है? और यानी हम कह सकते हैं तो फिर 2 स्तर होते हैं हमारी साइंस का, एक होता है माध्यमिक स्तर और एक होता है उच्च प्राथमिक। 6ठी से लेकर 8वीं तक की क्लास और 9 से लेकर 12वीं तक की जो क्लास होती है वो हमारी माध्यमिक स्तर की कक्षाएं कहलाती हैं। तो इसमें देखिए जो पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिडिल स्टेज के लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं है? तो यहां अगर हम देखेंगे मिडिल स्टेज पर किन किन बातों के लिए कहा गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी का कौन सा पहलू उनके दैनिक जीवन का हिस्सा है, इसके बारे में बताया जाए। दूसरा बात सही है, उनके अपने जीवन से संबंधित तात्कालिक चिंताएं क्या हैं, उन चिंताओं को भी उसके पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। विद्यार्थी अपने आसपास क्या देखता है उसको भी देखिए वो समझने की कोशिश करता है। वैज्ञानिक ज्ञान में भारत का क्या योगदान है ये नहीं बताया गया है इसके अंदर। तो इसका देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। अब मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि देखिए मिडिल स्टेज लेवल पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं और कौन सी चीजें नहीं है। इसके बाद देखिए आपको बताई गई हैं माध्यमिक स्तर पर भी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मध्य अवस्था। मध्य अवस्था कहते हैं मिडिल स्टेज। मिडिल का मतलब 6ठी से लेकर 8वीं तक उच्च प्राथमिक स्कूलों के अंदर पाठ्यचर्या के लक्ष्य विद्यार्थियों को ठोस कॉन्क्रीट अनुभवों पर, ये अच्छे से रट लेना भी याद रखना। 6ठी से लेकर 8वीं तक साइंस में पढ़ाई जाती है ठोस। ठोस का मतलब मूर्त चीजें पढ़ाई जाती है। कौन सी चीजें पढ़ाई जाती है? कॉन्क्रीट। और 9 से लेकर 12वीं तक पढ़ाई जाती है अमूर्त अनुभव देने वाली विषय वस्तु पढ़ाई जाती है। अमूर्त का मतलब जो दिखाई नहीं दे, मूर्त का मतलब जिसे मूर्त रूप में बच्चा देख सके। इसलिए देखिए इस पाठ्यक्रम में सबसे ज्यादा बल दिया है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाए। विद्यार्थी अपने आसपास क्या देखते हैं ये शामिल हो उसके पाठ्यक्रम में। वे कौन कौन से सामान्य अवलोकन, कॉमन देखिए ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगला देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कौन से पहलू उनके दैनिक जीवन का हिस्सा हैं, ये भी शामिल किया है। उनकी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से संबंधित तात्कालिक चिंताओं को भी जोड़ा गया, वो कौन कौन सी हैं। वे अपने परिवेश के विभिन्न पहलुओं को समझना और कैसे शुरू कर सकते हैं, यानी वो अपने आसपास के वातावरण को देखें और उसके अंदर विज्ञान को समझें। इन सारी चीजों को देखिए अपने कौन से स्टेज पे बताएगा, मिडिल। और देखिए मिडिल स्टेज, वे अपने अवलोकन और अनुभवों की व्याख्या के रूप में अमूर्त विज्ञान को कैसे समझना प्रारंभ कर सकते हैं। विद्यार्थी सबसे अच्छा कैसे सीखते हैं और कौन सी क्षमताएं इस अवस्था उनके सीखने में सहायता करती है।
और सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान का अधिगम उनके दैनिक जीवन में कैसे सहायक होगा, इन सब बातों पर इसमें क्या किया गया, जोर दिया गया है। अगले नंबर पर आता है, देखिए 137 क्वेश्चन है। आप अपनी उसके अंदर भी जो आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर है तो मिलान कर सकते हैं। NCF-SE 2023 में विज्ञान शिक्षण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि के उपयोग की अनुशंसा नहीं की गई, या विधि पूछी गई है। देखिए इसके अंदर तो यहाँ कुछ विधियां लिखी गई हैं, कौन सी विधि NCF 23 के अंदर नहीं बताई गई। तो देखिए हैंड्स ऑन, हैंड्स ऑन का मतलब क्रियात्मक, लर्निंग बाय डूइंग, जिसमें हाथ से कुछ किया जाए। प्रोजेक्ट, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट सेंटर्ड मेथड। फिर आता है व्याख्यात्मक और आगमन निगमन। कौन सी हो सकती है विज्ञान के लिए जो नहीं कही गई है? आप सोच रहे हैं व्याख्यात्मक विधि, बट व्याख्यात्मक विधि के लिए कहा गया, आगमन निगमन के लिए इसमें नहीं कहा गया है। देखिए तो कौन कौन सी विधियों के लिए कहा गया? हैंड्स ऑन देखिए क्रियात्मक विधि के लिए कहा गया है। दूसरा देखिए डिस्कवरी अप्रोच के लिए कहा गया है। तीसरा इंक्वायरी के लिए कहा गया है। चौथा प्रोजेक्ट के लिए कहा गया है। पांचवा देखिए व्याख्यात्मक के लिए कहा गया है। और छठा डेमोस्ट्रेशन, टीचर डेमो देकर दिखाई, ये डेमोस्ट्रेशन मेथड होता है। और याद रखना दो विधियां हैं। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला विधि 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए, 6 से 8 तक के बच्चों के लिए डेमोस्ट्रेशन ही सबसे बेस्ट विधि होती है, क्योंकि टीचर खुद प्रयोग करे और बच्चे वहां पर अवलोकन करें। अगला एक और क्वेश्चन, NCF-SE 2023 के अनुसार विज्ञान शिक्षण में निर्माणात्मक, फॉर्मेटिव, जिसको हम कहते हैं FA, मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कुछ देखिए कथन दिए गए, इन पर हमें विचार करना है। नंबर 1, निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धि श्रेणीबद्ध करना। उपलब्धि का मतलब अचीवमेंट, अचीवमेंट को मापना। और अचीवमेंट मापना देखिए निर्माणात्मक नहीं होता है। ये किसके लिए होता है? ऐसे के लिए होता है। किसके लिए होता है? ऐसे। ऐसे के अंदर देखिए जब शिक्षण समाप्त हो जाता है उसके बाद हम बच्चे की उपलब्धि का मापन करते हैं, इसलिए ये लाइन गलत है। ये देखिए निर्माणात्मक के लिए नहीं है। वैसे बता दूं, निर्माणात्मक का मतलब होता है शिक्षण कराते समय जो बच्चों का आकलन किया जाता है, निदान, उपचार और फीडबैक की प्रक्रिया या शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करने के लिए जिस आकलन को हम अपनाते हैं उसको कहते हैं हम निर्माणात्मक या रचनात्मक, क्योंकि यहाँ ज्ञान का निर्माण जारी रहता है। आगे देखिए, यह शिक्षक को विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान कराने में सहायक करता है। बिल्कुल सही है। निर्माणात्मक मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर शिक्षक अपनी रणनीतियों आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। यह भी सही है, क्योंकि जैसे बच्चों का देखिए हम अगर कुछ नहीं आ रहा है तो रणनीति बनाता है कि किस तरह के निदान करें, उपचार कौन सी विधि से करें और फिर उनका फीडबैक कैसे प्राप्त करें, तो उसकी व्यू रचना स्ट्रेटेजी बना सकता है। यह केवल पाठ्यक्रम के अंत में या वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है ताकि समग्र उपलब्धि का आकलन, यानी उपलब्धि का तो आकलन होता ही नहीं है। ये देखिए पाठ्यक्रम का अंत में, इकाई के अंत में, विषय वस्तु के अंत में जो मूल्यांकन किया जाता है उस मूल्यांकन को हम क्या कहते हैं? योगात्मक या संकलनात्मक कहते हैं। तो इसका मतलब सीधा सा है ये अंत में होता ही नहीं है। अगला एक 5वां और दे रखा है, निरंतर निर्माण, सतत निर्माणात्मक मूल्यांकन विद्यार्थियों की विकसित होती समझ को वैज्ञानिक अवधारणाओं के साथ संरेखित करने में सहायक है। बच्चों की समझ के साथ साथ विज्ञान की विकास को जोड़ता हुआ चला जाता है। ये बात भी सही है। तो यहां हम ऑप्शन देखते हैं 2, 3 और 5। तो पहला ही ऑप्शन है 2, 3 और 5 इसके अंदर सही है जो पूछा गया है अपने इसके अंदर। आगे चलते हैं। 143 पाठ योजना से रिलेटेड। पाठ योजना में यानी NCF 2023 क्या हो गया? समाप्त हो गए। उसके क्वेश्चन इतने ही थे। पाठ योजना में हर्बर्टियन दृष्टिकोण और मॉरिसन दृष्टिकोण के बीच एक अंतर है, दोनों के बीच में। वैसे जानकारी के लिए बता देता हूं, हर्बर्ट ने देखिए विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया, तो मॉरिसन ने परिपाक पर बल दिया था। वो बच्चे को देखिए परिपाक एसिमिलेशन पर बल देते हैं। दूसरी चीज, हर्बर्ट का देखिए जो उपागम है वो स्मृति आधारित है,
जिसे हम कहते हैं थॉटलेस टीचिंग, छोटी कक्षाओं के लिए। जबकि मॉरिसन का देखिए इकाई दृष्टिकोण है और वो अवबोध पर, अंडरस्टैंडिंग मॉडल पर आधारित है। अब देखते हैं दोनों में कौन सा अंतर है। मॉरिसन का दृष्टिकोण हर्बर्ट दृष्टिकोण की तुलना में छात्र प्रतिक्रिया पर अधिक महत्व देता है। गलत है, प्रतिक्रियाओं पर महत्व नहीं। हर्बर्टियन दृष्टिकोण शिक्षण विधियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि मॉरिसन का दृष्टिकोण पाठ्यक्रम के डिजाइन पर ध्यान देता है। गलत है। अगला देखिए, हर्बर्टियन दृष्टिकोण एक रैखिक पाठ संरचना का पालन करता है, बिल्कुल एक सरल रेखा में है चारों सोपान, जबकि मॉरिसन का दृष्टिकोण इकाई आधारित है। यह बात सही है। इकाई जो आधारित पाठ योजनाओं के जनक किसको कहा जाता है? हेनरी सी मॉरिसन को कहा जाता है। देखिए, हर्बर्ट का अगर पूरे नाम की बात करें तो इनका जोहान फ्रेडरिच हर्बर्ट, जर्मन शिक्षाविद और ये अमेरिकन शिक्षाविद। मॉरिसन दृष्टिकोण पाठ योजना को सैद्धांतिक अवधारणाओं तक सीमित करता है, जबकि हर्बर्टियन दृष्टिकोण ऐसा नहीं करता है। तीसरा इसके अंदर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इकाई योजना तैयार करने हेतु पाठ्य वस्तु को इकाइयों में विभाजित करने के क्रम में एक शिक्षक के लिए निम्नांकित में से किसका ध्यान रखना आवश्यक है? क्योंकि इकाइयों को विभाजित करना है हमें पाठ्य योजना बनाते समय, कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना आवश्यक नहीं है? किसका ध्यान रखना आवश्यक नहीं? अतिरिक्त कक्षाओं के संदर्भ में नहीं। विद्यार्थियों की आयु, बिल्कुल सही बात है कि हमें इकाई जो बनानी है, विभाजित करनी है बच्चों के स्तर के अनुसार, मानसिक योग्यता के अनुसार। कुल दिवस और कार्य दिवस के घंटों के आधार, बिल्कुल सही बात, इकाइयां बनानी है। किस इकाई को पढ़ाने में कितने दिन चाहिए और कितने शिक्षण घंटों की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की योग्यता, बच्चों का स्तर, योग्यता का मतलब है बच्चों के स्तर के आधार पर भी देखिए हम इसकी जांच करते हैं। तो इसका देखिए ये सही है, ये सही है, ये सही है, और कौन सा गलत हो जाएगा? तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई योजना की विशेषता नहीं है? ये अंडरलाइन किया करो ऐसी चीजें, कौन सी विशेषता है और कौन सी विशेषता नहीं है, थोड़ा ध्यान रखा करो इन चीजों का। इकाई योजना में उद्देश्य को समग्रता की दृष्टि से तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, उद्देश्य की समग्रता। इकाई का मतलब होता है छोटी छोटी या एक जैसे अनुभव, एक जैसी सार्थक चीजों को जोड़कर उसको क्या बनाना? इकाई बनाना। अनुभव के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर, या किसी विशेष पक्ष के आधार पर विषय वस्तु को जोड़कर हम क्या बनाते? एक इकाई बनाते। एक इकाई में देखिए न्यूनतम 2 पाठ, अधिकतम 7 पाठ हो सकते हैं, इसलिए इकाई को बनाया जाता है। दूसरा, इकाई योजना में विभिन्न पाठों की विषय वस्तु की समग्रता, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका जन्म ही गेस्टाल्ट से हुआ है। पूर्ण से अंश की ओर, संपूर्ण विषय वस्तु के एक साथ जोड़ना, फिर उसको कहां ले जाना? अंश की ओर ले जाना। अगला है, इकाई योजना में अंश से संपूर्ण की ओर उल्टा लिखा हुआ है, पूर्ण से अंश की ओर। ये बात क्या है? गलत, और गलत पूछा गया था इसमें। इकाई योजना में संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। देखो, संश्लेषण का मतलब है कोई एक इकाई, ठीक है, उस इकाई को छोटे छोटे भागों में बांटना, ये कहलाता है विश्लेषण। तो ये संश्लेषण और ये क्या? विश्लेषण। और इसको कहते पूर्ण, और जब छोटे छोटे भागों में बांटते हैं तो उसे कहते अंश। तो इसलिए ये भी सही है। देखिए, ये गलत है, ये सही है, ये सही है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? इसकी जगह हमें लिखना चाहिए था पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। और आपको यह भी पता होना चाहिए इकाई योजना की अवधि क्या हो सकती है। अल्पकालिक होती है इकाई योजना, 2 से 3 दिन या 1 सप्ताह या 1 महीना, ये मैक्सिमम होती है। और 2 से 7 पाठ होते हैं इकाई योजना में। 148, निम्न में से हर्बर्टीय विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? यहां भी देखिए, असत्य कथन को हमें पहचान करना है। इस विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट है, बिल्कुल सही बात है, हर्बर्ट का नाम ही है। देखिए, इस विधि में 5 सोपानों का बिल्कुल पंचपदीय पाठ योजना, इसीलिए कहते हैं हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना। पंचपदीय पाठ योजना, यह विधि बोध स्तर पर आधारित है, नहीं, ये स्मृति स्तर पर, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मेमोरी लेवल पर आधारित है। रटने रटाने पर बल दिया था हर्बर्ट की विधि में, देखिए। और मॉरिसन साहब ने समझने समझाने पर बल दिया था, जिसको हम कहते हैं बोध स्तर।
उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सिंपल सा है कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? असत्य। तीसरा, एक और अच्छा सवाल है, इकाई योजना का पद नहीं है। इकाई योजना के पद, इकाई योजना के अंदर जो पद होते हैं उन पदों में से देखिए कौन सा पद नहीं है? प्रस्तावना। याद करो, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण जैसे पद किस में आते हैं? पाठ योजना में। इसलिए इकाई योजनाओं में प्रस्तावना होती नहीं है। संपूर्ण इकाई को उप इकाइयों में बांटना बिल्कुल है, विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटना, यही इकाई का मतलब है। उप इकाई के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण करना बिल्कुल सही है। शिक्षक शिक्षार्थी की क्रियाएं निश्चित करना, इन दोनों की क्रियाओं को भी शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा, क्योंकि ये प्रस्तावना किस में आती है? पाठ योजना में। किस में आती है? ये पाठ योजना में आती है। देखिए अगला क्वेश्चन 150, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हर्बर्टियन पाठ योजना उपागम के प्रस्तुतिकरण पद से संबंधित नहीं है? अंडरलाइन किया करो। किसको पूछ रहा है? हर्बर्ट की पाठ योजना उससे रिलेटेड नहीं है। अब आप देखिए यहां पर देखेंगे पाठ योजना का कौन सा भाग पूछ रहा है? वो प्रस्तुतिकरण दूसरा भाग। पहला भाग था जिसको हम कहते हैं प्रस्तावना या तैयारी, दूसरा जो भाग है उसका नाम है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण जो किया जाता है उसका भाग नहीं है क्रमिक स्पष्टता का सिद्धांत। देखो क्रम से और स्पष्ट रूप से देखिए विषय वस्तु प्रस्तुत करना, वैसे ही समझो व्यवहारिक रूप से, बिल्कुल सही बात है। दूसरा चयन और विभक्तिकरण, विषय वस्तु का चयन करना, अलग अलग भागों में बांटना कि पहले कौन सी विषय वस्तु प्रस्तुत की जाएगी उसके बाद कौन सी, तो ये भी जरूरी है। अवशोषण एवं एकीकरण का सिद्धांत, विषय वस्तु को जो पहले जो दी गई उस विषय वस्तु को दूसरी विषय वस्तु से जोड़ना, विषय वस्तु को संबंधित करके पढ़ाना, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। पूर्व ज्ञान परीक्षण का सिद्धांत, पूर्व ज्ञान का परीक्षण नहीं होता है प्रस्तुतिकरण में, पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है प्रस्तावना में। प्रस्तावना का मतलब यह है बालक के पूर्व ज्ञान का पता लगाना, उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को पूछना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 4। अब देखिए माइनर टेस्ट 4 आता है अपना, विज्ञान का माइनर टेस्ट 4, और इसमें बात करते हैं किस विधि में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, विधियों से रिलेटेड आ गए हैं कुछ सवाल। अब देखते हैं कि यहां 4 विशेषताएं दी गई और आपको बताना है कि ये कौन सी विधि की विशेषताएं हैं। आगमन तर्क, याद रखना आगमन का मतलब होता है किसी विषय वस्तु के बारे में पहले विचार देना और विचार को देखना और देखने के बाद उसका नियम और सिद्धांत का प्रतिपादन करना, ये आगमन कहलाता है। दूसरा ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले चीज आपको ज्ञात हो और आपको अज्ञात चीजों के बारे में पता लगाना है। खोज विधि, आगमन का रूप देखिए खोज से रिलेटेड है। फिर अवलोकन, देखना भी होता हो जिसमें, तो कौन सी विधि? निगमन विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। निगमन विधि के अंदर तो आगमन तर्क होता ही नहीं है, सिंपल सी बात है। उसमें तो पहले क्या दिया जाता है? नियम दिया जाता है। उसके बाद देखिए व्याख्यान विधि के अंदर तो व्याख्या करनी होती है और डेमो देना होता है साथ में। आगमन विधि, तो ये आगमन विधि हो सकती है। एक और देखते हैं, देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, आगमन हो सकती है। समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि है जिसमें परिकल्पनाएं की जाती है और उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, और परिकल्पना यहाँ लिखा ही नहीं है, तो यहाँ कौन सी विधि आती है? आगमन विधि। मैं आपको बता देता हूँ, आगमन विधि में सबसे पहले देखिए बच्चे के सामने क्या दिया जाता है? उदाहरण। उदाहरण क्या है? एक विशिष्ट वस्तु है और उस विशिष्ट वस्तु से देखिए हम उस उदाहरण का क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, और फिर उसके बाद देखिए हम क्या बनाते हैं? नियम या सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, और फिर उस नियम या सिद्धांत का क्या करते हैं? परीक्षण भी करते हैं कि हमने जो नियम बनाया वो सही है या नहीं। जैसे आपसे पूछा जाए हरे सेब खट्टे होते हैं, तो सबसे पहले हमने बच्चे को सेब दिया, बच्चे ने उस सेब को देखा, उसका रंग कैसा निकला? हरा रंग निकला। देखिए फिर उस सेब को उसने चखा, चखना भी अवलोकन है, रंग देखना भी अवलोकन, और उसको स्वाद कैसा है? खट्टा। तो उसने दूसरा सेब लिया, फिर उसके बाद उसको चखा, उसका स्वाद भी कैसा है? खट्टा। अब बच्चे ने अपना नियम बना लिया कि हरे रंग के जो सेब होते हैं क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। इस प्रकार से हम नियम बनाते हैं।
अगला देखिए, इसमें 132 नंबर क्वेश्चन, परियोजना यानी प्रोजेक्ट मेथड के संबंध में सही कथन, प्रोजेक्ट के बारे में सही कथन ढूंढना। 3 देखिए स्टेटमेंट है, इनमें से आपको ढूंढ कर बताना कौन सा सही है। यह जीवन से सीखने का सिद्धांत है, लर्निंग बाय डूइंग, व्यवहारिक शिक्षा मिलती है, बच्चा करके सीख रहा है यहां पर। दूसरा, अवलोकन उन्मुख है, यहां देख कर सीखता नहीं, बच्चा करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग होता है। इसके अंदर देखिए बच्चा करके सीखता है, देख कर नहीं सीखता, ये बात गलत है, ये सही है। परियोजना कार्य विद्यार्थियों द्वारा वास्तविक परिस्थिति, देखिए प्रोजेक्ट का मतलब ही है योजना बनाना और यथार्थ और वास्तविक रूप में उसे क्रियान्वित करना, इसलिए ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है। इसके अंदर देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। अगला एक और अच्छा सवाल, निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षक परीक्षा, परीक्षा को हम क्या कहते हैं, इंक्वायरी या पूछताछ। पूछताछ अपने सिलेबस में दिया रखा है, देखिए अप्रोच है, इंक्वायरी अप्रोच में कौन सी भूमिका निभाता है। अब आप देखिए ये जो परीक्षा उपागम है, इसके अंदर टीचर की भूमिका क्या है, रोल ऑफ टीचर इन इंक्वायरी अप्रोच, प्रेरक और सुविधादाता फैसिलिटेटर की, और बच्चों को प्रेरित करता है, बिल्कुल सही है। परीक्षा अधिगम हेतु प्रतिक्रियाशील वातावरण प्रदान करता है, यह भी ठीक है। व्याख्या देना, व्याख्या नहीं करेगा किसी भी चीज की, पूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को कंट्रोल नहीं करेगा, बच्चे खुद करते हैं इसमें काम, ये तो हो ही नहीं सकता। आवश्यक सामग्री प्रदान करना एवं मंच निर्माता का देखिए कार्य, बच्चों के लिए जो सामग्री चाहिए वो सारी चीजें उपलब्ध करवाता है, देखिए टीचर, ये तो सही है। तो देखिए पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो देखते हैं पहला, दूसरा और चौथा, ये वाले ऑप्शन है, इसमें व्याख्या नहीं करता है देखिए शिक्षक। 141, निगमन विधि, नि से नियम और नि से निगमन, याद रखना इसको। निगमन विधि के संबंध में सही कथन, अब इस विधि के बारे में देखिए सही कथन देखते हैं हम इसमें। यह करके सीखने को प्रोत्साहित नहीं करती है, बिल्कुल सही बात है, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित नहीं है। यह व्यक्तिगत सीखने की मांग करती है, बच्चे को सामने देखिए सूत्र दिया जाता है, पहले नियम बताया जाता है और बच्चा क्या करता है, सूत्र को रटता है और फिर उसका रटने के बाद उसका सूत्र के आधार पर क्या करता है, अभ्यास, व्यक्तिगत रूप से सीख सकता है। अभ्यास सीट दे दो, बच्चा खुद ही सीखता रहेगा, इसलिए इसको व्यक्तिगत सीखने की मांग करती है। यह स्मृति, मेमोरी, क्योंकि देखिए रटेगा और रटने से बच्चे की क्या बढ़ती है, स्मृति बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है। अगला देखिए, यह अध्यापक केंद्रित है, बिल्कुल अध्यापक बच्चे को देखिए प्रैक्टिस सेट देगा, अध्यापक बच्चे को सूत्र देगा और बच्चा उस चीज को याद करेगा। तो चारों चीजें सही हैं, तो इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। 1 2 3 4 सही है। 142, निम्न में से परियोजना विधि का चरण नहीं है, प्रोजेक्ट विधि का चरण नहीं है। देखिए अब पहले तो हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट विधि के चरण कौन कौन से होते हैं। प्रोजेक्ट विधि के अंदर देखिए सब 6 चरण होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोटे रूप से मैं बता देता हूं। किसी भी कार्य को करते हैं तो 4 चरण होते हैं, योजना, उद्देश्य का निर्धारण, योजना बनाना, योजना के अनुसार कार्य करना और उसका मूल्यांकन करना, 4। लेकिन इसके अंदर पहला और छठा जो चरण है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं और पूछे भी। पहला जो चरण होता है वो होता है प्रोवाइड ए सिचुएशन, परिस्थिति का निर्माण करना या परिस्थिति उपलब्ध करवाना, प्रोवाइड ए सिचुएशन पहला। उसके बाद देखिए वो प्रोजेक्ट का चयन करेगा और उसके उद्देश्य का निर्धारण, उद्देश्य का क्या करता है, निर्धारण करता है। और पहले में आता परिस्थिति निर्माण, पहला काम, ये टीचर का काम होता है। देखिए दूसरा, देखिए बच्चे का काम है चयन करना प्रोजेक्ट का और उद्देश्य निर्धारण करना, ये बच्चा करेगा। उसके बाद देखिए उद्देश्य के बाद योजना बनाता है, प्लानिंग बच्चा बनाएगा, देखिए ये भी स्टूडेंट, फिर उसे क्रियान्वित करेगा, ये भी स्टूडेंट करेगा। फिर उसके बाद उसके कार्य का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन टीचर करेगा। और फिर उस कार्य का रिकॉर्डिंग का काम होता है, और रिकॉर्डिंग का काम कौन करेगा, रिकॉर्डिंग का कार्य बच्चा करेगा। देखिए इस प्रकार से इसके 6 सोपान होते। अब देख लेते कौन सा, परिकल्पना कहीं नहीं आया इसमें। दूसरा देखिए परियोजना का अभिलेखन करना, रिकॉर्डिंग को हिंदी में अभिलेखन कहते हैं। परियोजना का मूल्यांकन करना, यह भी आ गया। देखिए
उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका ये सही है, ये सही है, और कौन सा आंसर हो जाएगा जो इसका चरण नहीं है। वैसे बता देता हूं, परिकल्पना केवल 2 विधियों में होती है, वैज्ञानिक विधि में और दूसरा समस्या समाधान विधि। अच्छे से गांठ बांध लेना, अपनी जितनी भी विधियां हैं उनमें याद रखना। एक तो हमारी परिकल्पना हाइपोथेसिस किसमें हो गया, साइंटिफिक मेथड में, और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में। आगे चलते, दोनों विधियां सिलेबस में ही है। 5E निर्मितवादी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के किस सोपान में विद्यार्थी सीखी गई अवधारणाओं को अन्य संबंधित अवधारणाओं से जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं। देखिए 5E 5E बताई गई है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोजर बाइवी द्वारा दिया गया मॉडल है ये। रोजर बाइवी द्वारा दिया गया मॉडल, और इस मॉडल के अंदर देखिए आप, जो ये खोज एक्सप्लोर करना, व्याख्या एक्सप्लेन करना, विस्तार एलाबोरेट करना, यानी जो ज्ञान है उस ज्ञान को दूसरी चीज से जोड़ देना। तो सही आंसर तो इसका ये होगा, संलग्न। संलग्न यानी पूर्व ज्ञान से अपनी विषय वस्तु को जोड़ना। देखिए तो इस तरह से उससे संलग्न होना। तो मैं आपको ये 5 चीजों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं। पहला था एंगेज, पहला ई, संलग्न करना। इसमें विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षण, रुचि उत्पन्न की जाती है। बच्चों का क्या किया जाता है, यहां देखिए ध्यान केंद्रित, और उनमें रुचि उत्पन्न करने के लिए उनको एंगेज किया जाता है। इस प्रावस्था में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान अनुभव को आधार बनाकर नए ज्ञान का निर्माण या ज्ञान का विस्तार करने हेतु प्रेरित किया जाता है, यानी उसे अभिप्रेरित किया जाता है, उसे प्रेरणा दी जाती है। दूसरा देखिए खोज करना, एक्सप्लोर। इसमें विद्यार्थी संवाद, विचार विमर्श, पाठ्य सामग्री का उपयोग करते हुए प्रेषण का मतलब ऑब्जर्वेशन, नोट तैयार करते हैं तथा संप्रत्यय को समझने का प्रयास भी करते हैं। व्याख्या एक्सप्लेन करना, विद्यार्थी प्रयोग प्रेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं और उन्हें दूसरों के सामने क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। विस्तार करना, इसमें विभिन्न सामग्रियों के उपयोग द्वारा सीखे गए संप्रत्यय यानी अवधारणा को दूसरी अवधारणाओं तथा वास्तविक जीवन से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। उसका ऑप्शन अपना यही था। और लास्ट में हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। विद्यार्थियों के ज्ञान निर्माण या रचना का आकलन, प्रश्नोत्तर में सहभागिता, सीखने की प्रक्रिया में सहभागिता, व्याख्या कौशल और प्रक्रियात्मक गतिविधियों के अवलोकन के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन और देखिए, प्रोजेक्ट इच्छा अनुसार किए जाने वाला ऐसा कार्य है जिससे सहयोग तथा सद्भावना से स्वेच्छा पूर्वक पूरा करने का प्रयास करते हैं। यह परिभाषा स्टीवेंसन, इन्होंने तो प्रोजेक्ट को समस्यात्मक कार्य का, कौन सा कार्य का, समस्यात्मक कार्य का प्रोजेक्ट। बेलार्ड वास्तविक जीवन का छोटा सा अंश, वास्तविक जीवन का छोटा सा अंश बताया इन्होंने, तो देखिए प्रोजेक्ट को छोटा अंश बताया। पार्कर ने देखिए प्रोजेक्ट को एक इकाई बताया। प्रोजेक्ट क्या है, एक इकाई है। प्रोजेक्ट एक इकाई। अब बच गई हमारे पास डेफिनेशन किसकी, थॉमस लैंग्स की। देखिए तो इनके अनुसार इन्होंने इच्छा अनुसार कार्य करने की बात की है, इनको याद कर लेना अच्छे से। एक और आता है प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक महोदय। किलपैट्रिक का अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो वो कहते हैं प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय कार्य किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता। अगला देखिए, डॉट 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 यानी ब्लैंक। ए विधि डॉट 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 ब्लैंक। बी विधि का क्रियात्मक रूप है, आपको भरना है नीचे से ऑप्शन। दोनों में अंतर केवल इतना है, दोनों में अंतर भी है। सी विधि में कभी कभी सूक्ष्म विचार तथा उदाहरणों और द्वारा भी नियम बना लिए जाते हैं। तो उदाहरण से नियम बनाने वाली विधि है आगमन। तो याद रखना, एक तो दूसरा सही और एक तीसरा सही होगा, क्योंकि ये दो तो सही हो ही नहीं सकते। अब आगे आता है, जबकि डी विधि में केवल स्थूल वस्तुओं द्वारा ही पढ़ाई होती है। स्थूल वस्तुएं, स्थूल का मतलब जो ज्ञात वस्तुएं होती है, मूर्त रूप में जो होती हैं उन्हीं से पढ़ाई होती है। स्थूल का मतलब क्या होता है, मूर्त। अब आप देखिए मूर्त रूप हम किस में लेंगे,
अनुसंधान में मूर्त नहीं होती है, किसमें प्रयोगशाला में चीजें कैसी होती है, मूर्त होती हैं। तो आराम से देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ लिखना है आगमन। फिर उसके बाद लिखना है देखिए बी प्रयोगशाला। अच्छा सवाल बनाया, नवीन पैटर्न पर आधारित। फिर उसके बाद सी आगमन, और फिर उसके बाद आता है डी। डी देखिए प्रयोगशाला। पैटर्न बदल रहा है देखिए धीरे धीरे। आगमन विधि प्रयोगशाला विधि का क्रियात्मक रूप है। दोनों में अंतर केवल इतना है, आगमन विधि में कभी कभी सूक्ष्म विचार तथा उदाहरणों द्वारा नियम बना लिए जाते हैं, जबकि प्रयोगशाला विधि में केवल स्थूल या मूर्त वस्तुओं द्वारा ही पढ़ाई होती है। इसीलिए कहा जाता है प्रयोगशाला विधि को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना। मेजर टेस्ट फर्स्ट, पहला देखिए, निम्न में से किस चरण को पाठ योजना की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। पाठ योजना से रिलेटेड कई सवाल हैं। एक सवाल पूछता जाता है रीढ़ की हड्डी वाला, ये तो हम कहते हैं प्रस्तुतिकरण को। एक सवाल और पूछा जाता है पाठोपस्थापना। पाठोपस्थापना कहा जाता है जिसमें पाठ की स्थापना की जाती है, प्रस्तावना। बच्चे को मनोसंसार से हटाकर देखिए उस बच्चे को कक्षा में मानसिक रूप से भी उपस्थित करना, उसको हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना। एक होती है पाठ्याभिसूचना। पाठ्याभिसूचना, और ये कहा जाता उद्देश्य कथन को। अच्छे सवाल हैं, पूछे जाते हैं। एक सवाल और आता है देखिए, बच्चे की उपलब्धि को मापने के उपकरण। उपलब्धि मापन उपकरण। उपलब्धि मापन उपकरण देखिए, या नैदानिक देखिए बच्चे की स्थिति का पता लगाने के, इसके लिए कहा गया असाइनमेंट। असाइनमेंट देखिए, तो इसका आंसर उद्देश्य, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन कौन सा हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी। क्योंकि पाठ योजना की सबसे बड़ी जो कड़ी होती है यही होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, शिक्षण बिंदु होता है, शिक्षार्थी की क्रियाएं, शिक्षक की क्रियाएं और श्यामपट्ट सार, ये चीजें लिखी जाती है। तो श्यामपट्ट सार इसी का भाग होता है। माइनर टेस्ट 5, इसका भी सवाल देखिए, कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। दो चीजों में तुलना करना है, कंपेयर करना है। देखिए हमें एक ऐसी सारणी बनानी है और बनाकर हमें क्या करना है, तुलना करना है ए और बी में। उसके लिए उपयुक्त क्या है, पोस्टर। पोस्टरों से तुलना नहीं होती है। समय तालिकाएं नहीं, रेखा चित्र और ग्राफ। देखिए ग्राफ एक ऐसी चीज होती है जिसके आधार पर हम दो चीजों में तुलना कर सकते हैं। जैसे मैंने रैखिक ग्राफ बनाया, देखो ये किसी चीज के विकास को बता रहा है। आपने क्रिकेट के मैच में देखा होगा, पहली टीम के रनों का और उनके विकेटों का पतझड़ के हिसाब से दो चीजों में कंपेयर करते हैं, तो कौन सी चीज काम आती है, ग्राफ। जब कोई शिक्षक विद्यार्थियों को किसी संपूर्ण भाग, पूरे भाग और उसकी व्यक्तिगत भागों के बीच के संबंध को समझाना चाहता है, तो शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में प्रदत्त प्रस्तुतिकरण किस प्रकार के ग्राफ का उपयोग किया जाएगा। याद रखना, जब हमें किसी चीज के विकास को प्रदर्शित करना है तो रेखीय, जिसको हम लीनियर ग्राफ कहते हैं। अगर चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना है तो चित्रात्मक, जिसे पिक्टोरियल कहते हैं। और फिर होता है दंड, किसी चीज के उत्पादन वगैरह को देखिए हमें दिखाना होता है तो हम दंड के रूप में। और ये कह रहा है संपूर्ण भाग, जैसे किसी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, 40 बच्चों के देखिए गणित में इतने नंबर आए और विज्ञान में इतने नंबर आए, इस चीज को प्रदर्शित करना होता है तो हम देखिए इसके लिए पाई डायग्राम बनाते हैं। संपूर्ण कक्षा के बच्चों के गणित, विज्ञान और सामाजिक में आए हुए अंकों को देखो प्रदर्शित कर दिया, या एक एक बच्चे को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा होता है, पाई डायग्राम होता है। कौन सा है, पाई। देखिए अगली बात करते हैं 138। एडगर डेल महोदय द्वारा देखिए एक पुस्तक लिखी गई थी, ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग, और ये पहली बार किताब लिखी गई थी 1946 में।
दूसरा एडिशन आया 1954 में और तीसरा आता है 1969 में। 3 एडिशन आए थे देखिए। और उन किताबों के हम कहें कि उनके तीनों एडिशन में उन्होंने समझाने की कोशिश की श्रव्य दृश्य सामग्रियों की सापेक्ष प्रभावशीलता। एडगर डेल के शंकु को यदि आप करें तो शंकु इसीलिए चुना गया था, ऊपर प्रभावशीलता कम थी और नीचे प्रभावशीलता ज्यादा। उन वस्तुओं को नीचे रखा गया, ऊपर प्रभावशीलता कम थी उनको रखा गया क्रम से। इसलिए एडगर डेल के अनुभव शंकु के आधार से शीर्ष की ओर जाने पर सापेक्ष प्रभावशीलता घटती है, ऊपर से नीचे की ओर आने पर आकार बढ़ रहा है इसलिए सापेक्ष प्रभावशीलता बढ़ती है। और इन्होंने शंकु पर प्रदर्शित किया देखिए श्रव्यदर्शी सामग्रियों की प्रभावशीलता को, इसीलिए इसे कहा जाता कोन ऑफ एक्सपीरियंस भी कहते हैं, अनुभव शंकु भी कहते हैं। अनुभव शंकु को निम्नलिखित में से किस कॉन्टिन्यूस पर दिया गया है, शांति पर दिया गया है, कौन से रूप में लिखा गया है? तो ये हमारा एडगर डेल का अनुभव शंकु है। देखिए इसमें लिखा गया है नीचे कौन सी वस्तु है, प्रत्यक्ष, जिनको हम कहते हैं मूर्त कॉन्क्रीट, और ऊपर है अमूर्त शब्दों के रूप में। देखिए और हमें बच्चों को पढ़ाना कैसे चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो यहां देखते सामान्य से विशिष्ट नहीं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर ऐसे पढ़ाना। पहले बच्चे को जहां तक संभव हो मूर्त चीजें दिखाओ, प्रत्यक्ष रूप से बताओ, रियल चीजें दिखाओ, और जब संभव नहीं हो तो शब्दों का प्रयोग करें। अनुभव से तर्क और निगमन से आगमन, तो यहां कौन सा हो जाएगा हमारा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्षता की ओर। अब मैं आपको बता रहा हूं एडगर डेल का जो अनुभव शंकु का चित्र है, इन्होंने 11 वस्तुओं को रखा, इस पर आधारित कई सवाल आएंगे। ध्यान रखना नीचे के 4 याद कर लेना, ऊपर के भी 4 याद कर लेना, 8 तो कम से कम याद आ जाए। सबसे नीचे आती है जो सबसे ज्यादा प्रभावशीलता को प्रदर्शित करती है, इसके आधार में है, और वो है वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, जिसको हम कहते हैं रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंस। जैसे प्रयोग करना, बच्चा खुद करे, प्रोजेक्ट बनाना, जैसे बच्चा खुद बनाए, टीचर नहीं, सर्वे करना विभिन्न प्रकार के, चाहे जनगणना का ही सर्वे हो। उसके बाद देखिए वास्तविक चीजों को नहीं ला सकते तो हम लाते कृत्रिम नियोजित, अंग्रेजी में कहते कंट्रोवाइड, पहले रियल फिर कंट्रोवाइड। कंट्रोवाइड का मतलब होता है कृत्रिम नियोजित चीजें, जैसे ग्लोब, सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब होता है जो रियल चीजें होती हैं उसका डम्मी रूप, जैसे कार चलाना तो रियल कार पे नहीं बैठाकर एक आर्टिफिशियल कार के ऊपर बैठाना और कंप्यूटर के ऊपर उसका एक्सपीरियंस देना। और तीसरे नंबर पर आता है ड्रामाटाइज, अर्थात अभिनय करके दिखाना। और साइंस की यदि बात करते हैं तो 2 चीजें अक्सर पूछी जाती है, प्रदर्शित और प्रदर्शन। डेमोस्ट्रेशन, टीचर द्वारा प्रयोग करके दिखाना, डेमोस्ट्रेशन प्रदर्शन। और प्रदर्शनी में देखिए चार्ट लगा दिए जाते हैं, बच्चे उसको देखते हैं और संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। तो प्रदर्शनी कम प्रभावशीलता होती है और प्रदर्शन की प्रभावशीलता ज्यादा होती है। ऊपर यदि देखें सबसे कम प्रभावशीलता शब्द प्रतीक। शब्द प्रतीक का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनके बोलने पर बच्चे के मस्तिष्क में बिंब बने। दूसरा दृश्य प्रतीक, और तीसरा रेडियो, और चौथे नंबर पर आता है स्थिर चित्र, जिसे हम कहते हैं स्टिल पिक्चर। तो ये ऊपर से नीचे आने पर प्रभावशीलता बढ़ रही है, नीचे से ऊपर जाने पर प्रभावशीलता घट रही है। ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जाए। विज्ञान प्रयोगशाला, साइंस लैब में निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक रजिस्टर है जिसमें दैनिक उपयोग वस्तुओं की खपत दर्ज की जाती है? देखिए यहाँ 3 प्रकार के रजिस्टर होते हैं। एक होता है क्रय रजिस्टर, एक विक्रय रजिस्टर, जिसको हम कह देते हैं जो आवश्यकता के लिए जो चीजें दी जाती है, इश्यू करने वाला रजिस्टर। तो देखिए आवश्यकता प्रदर्शित करने वाला रजिस्टर, टूटने वाली वस्तुओं का रजिस्टर, खर्च हो जाने वाली वस्तुओं का रजिस्टर, और क्रय रजिस्टर। तो यहां देखिए स्टॉक रजिस्टर, जिसमें दैनिक जीवन में वस्तुओं की खपत का मतलब खर्च को क्या कहते हैं, खपत। ये आंसर हो जाएगा। मैं रजिस्टर बता देता हूं आपको। देखिए पहला एक रजिस्टर होता है जिसका नाम क्या है, स्टॉक रजिस्टर, जिसमें 3 चीजें रखी जाती है, टूटने वाली वस्तु, टूटने फूटने वाली वस्तुओं का रजिस्टर, और तीसरा है खर्च हो जाने वाली वस्तुओं का रजिस्टर। तो पहला रजिस्टर कौन सा होगा, स्टॉक। दूसरा रजिस्टर आदेश रजिस्टर, जो माल खरीदने का ऑर्डर दिया जाता है, और तीसरा आवश्यक प्रदर्शित करने वाला रजिस्टर। ये 3 तरह के रजिस्टर होते हैं अपने इसमें। अब 150 क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यालय में विज्ञान क्लब, ये भी अच्छा सवाल है।
विज्ञान क्लब के संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विज्ञान क्लब क्यों खोला गया स्कूलों में? ऑप्शन 1, विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करने के लिए, सही बात है। अभिभावकों को विद्यालय से जोड़ने के लिए, नहीं, बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए था क्लब। तीसरा, विद्यार्थियों में संगठनात्मक क्षमता का विकास करना, यानी बच्चों की एक यूनिटी बनाना और एक संगठन को कैसे चलाया जाता है ताकि उनमें सामाजिक गुणों का विकास हो, एक दूसरे का सहयोग करने के गुणों का विकास हो, इसलिए संगठनात्मक क्षमता का क्या करना, विकास। तो 1 और 3 सही है भाई, 1 और 3 इसमें देखिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा विज्ञान क्लब के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों में क्या करना, रुचि पैदा करना, ऐसा वातावरण तैयार करना जहां विज्ञान और समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान का समावेश हो सके, ऐसा मंच तैयार करना जहां विद्यार्थियों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त हो सके ताकि उनमें आत्मविश्वास की भावना का क्या हो जाए, विकास। विज्ञान विषय को मनोरंजन एवं आम व्यक्ति का विषय बनाना, इसलिए विज्ञान क्लब की गठन किया जाता है। एक अच्छा देखिए माइनर टेस्ट 7, एक विज्ञान अध्यापक कक्षा में पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की। अब पहले तो ये देखो, प्रकाश संश्लेषण कौन से विषय में आता है, जीव विज्ञान में। किस में आ रहा है, जीव विज्ञान में, बायोलॉजी की क्रिया समझा रहा है। इस दौरान वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसमें होती है, रसायन विज्ञान में, को बोर्ड पर प्रदर्शित कर अवधारणा स्पष्ट कर रहा है, बता रहा है बच्चों को, स्पष्ट कर रहा है। शिक्षक इसमें किस प्रकार के सह संबंध, अब आप देखिए जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान किसकी शाखाएं हैं, विज्ञान की शाखाएं। तो आपको बता दूं, याद करने के लिए याद रखना एक चीज, 3 प्रकार का कोरोलेशन होता है, यूनि, मल्टी और को। 3 तरह का। यूनि का मतलब होता है एक या एकिक, मल्टी का मतलब होता बहु या गुणांक, बहुत सारे विषयों से संबंध हो, एक ही विषय से संबंध हो, और इसका मतलब होता है सम। याद रखना बहुत अच्छे से, एक विषय और उसकी शाखाओं के बीच में पाए जाने वाला संबंध। एक विषय कौन है, जैसे विज्ञान, और उसकी विभिन्न शाखाएं कौन सी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और उसके अलावा हमारा जीव विज्ञान। इस प्रकार से देखिए इनका जो संबंध पाया जाता है एकिक होता है, इसलिए इसको वर्टिकल कहते हैं। देखो मूल और उसके नीचे की शाखाएं, वर्टिकल। इसको आंतरिक भी कहते हैं, इंटरनल भी कहते हैं। दूसरा होता है बाह्य, एक ही कक्षा के विभिन्न विषयों के साथ संबंध, सारे विषय पैरेलल होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए एक विषय का अन्य विषयों के साथ संबंध जो पाया जाता है वो कौन सा होता है, मल्टी कोरोलेशन होता है। जैसे विज्ञान का गणित के साथ, विज्ञान का सामाजिक के साथ, विज्ञान का भाषाओं के साथ। और एक होता है को, एक विषय और उस विषय के 2 टॉपिकों के बीच में देखिए जब संबंध पाया जाता है तो हम उसको कहते हैं यहां पर को, देखिए कोरोलेशन कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी भूकंप सामाजिक में, विज्ञान की ना इसकी गणित की बात करें तो लाभ हानि और प्रतिशत के साथ संबंध, और विज्ञान में यदि हम बात करें तो एक तंत्र का दूसरे तंत्र के साथ संबंध पाया जाना। तो इसका आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा, 2 विषय हो गए तो ये एकिक हो जाएगा। एकिक हमारे पास है ये वाला सह संबंध। इसको बाह्य सह संबंध कहते हैं, क्षैतिज सह संबंध कहते हैं, इसको आंतरिक और लंबवत शीर्षात्मक सह संबंध भी कहते हैं। माइनर टेस्ट 9, निम्नलिखित में से कौन सी मान्यताएं विज्ञान पाठ्यचर्या की रूपरेखा के आधार प्रदान करती है, यानी विज्ञान की पाठ्यचर्या बनानी है उसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ज्ञान मीमांसा की मानता है, बिल्कुल ज्ञान तो होना ही होना चाहिए, साइंस का ज्ञान करवाना है। अधिगम संबंधी बच्चा सीख कैसे सकता है, ये भी होना चाहिए। शिक्षक संबंधी मान्यताएं, टीचर की मान्यताएं नहीं होनी चाहिए। बच्चे व उसके परिवेश की समझ की पूर्व धारणाएं, तो देखिए यहाँ टीचर की देखिए मान्यताएं नहीं होनी चाहिए, टीचर क्या सोच रहा है, नहीं। पाठ्यचर्या बनाते समय ये तीनों चीजें होनी चाहिए, ए बी डी। तो हम यहां देखते ए बी डी, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, देखिए। और बात कर फिर आगे एनसीएफ, देखिए 2023 से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी अच्छे सवाल है। एनसीएफ एसई 2023 में
विज्ञान के एकीकृत दृष्टिकोण को सर्वप्रथम किस स्टेज पर बनाया? एकीकृत कह दो या अंतर अनुशासनिक भी बोलते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी, दो या दो से अधिक विषयों को आपस में जोड़ना, इंटरडिसिप्लिनरी या एकीकृत, दो या दो से अधिक विषय वस्तुओं को जोड़कर एक विषय वस्तु बनाना। जैसे विज्ञान की किताब हमारी कैसे बनी है? 3 विषय को जोड़ रखा, उसमें रसायन विज्ञान को, भौतिकी को और जीव विज्ञान को, तीनों को जोड़कर देखिए हमारी साइंस की किताब बना रही है। और ये किताब 6ठी से शुरू होती है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मिडिल स्टेज। लेकिन आपको बता दूं यहां पर ये आंसर भी सही है, क्योंकि 9वीं 10वीं में भी ऐसे ही चलती है। बट पूछ क्या रहा है? एकीकृत दृष्टिकोण को सर्वप्रथम, अगर ये सर्वप्रथम शब्द को हटा देते हैं तो इसके 2 आंसर हो जाएंगे। लेकिन सर्वप्रथम की बात कर रहा है तो 6ठी से लेकर 8वीं तक। और मिडिल स्टेज पर याद रखना, यहां जो पढ़ाई जाती है विषय वस्तु कौन से रूप में पढ़ाई जाती है? ठोस। और सेकेंडरी लेवल पर जो पढ़ाई जाती है अमूर्त रूप में पढ़ाई जाती है। ठोस को हम मूर्त रूप भी कहते हैं, देखिए, और इसको क्या कहते हैं? अमूर्त भी कहते हैं। आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद एनसीएफ 2023, एनसीएफ एसई 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से विज्ञान विषय के पाठ्यचर्या का कौन सा लक्ष्य माध्यमिक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? कौन से लेवल से नहीं है? माध्यमिक। ये पहले सवाल आया था, उसमें पूछा गया था मिडिल लेवल से रिलेटेड नहीं है, और यहां पूछा गया माध्यमिक स्तर से रिलेटेड नहीं है। तो कौन सी चीजें माध्यमिक स्तर पर नहीं पढ़ाई जाती है? तो याद करो, विज्ञान की किताब 9वीं में कौन कौन से पाठ है? कोशिका 9वीं से शुरू होती है ये चीज। जीव और उसके पर्यावरण के बीच जो संबंध पाया जाता है उनकी खोज, ये भी देखिए हमारी किताब में मिलती है। परमाणु से रिलेटेड देखिए, एटॉमिक से रिलेटेड जो पाठ जो हमारे शुरू होते हैं वो 9वीं से ही शुरू होता है। परमाणु की संरचना देखिए 9वीं में पढ़ाई जाती है, ये भी होता है। स्वास्थ्य, स्वच्छता और कल्याण के घटक, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हम 6ठी से पढ़ाना शुरू कर देते हैं बच्चे को। एक अच्छी डाइट में क्या क्या चीजें हो सकती है, वो हमारे स्वास्थ्य, और दूसरा हाइजीन, और तीसरा मानव कल्याण, ये नहीं है, देखिए ये तीनों है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये कौन से लेवल पर है? मिडिल स्टेज पर। मिडिल कहें तो 6ठी से लेकर 8वीं तक की विषय वस्तु में है ये। अब मैं आपको यहां बता देता हूं कि माध्यमिक लेवल पर क्या क्या चीज पढ़ाई जाती है साइंस में। एनसीएफ 2023 में कहा गया है, याद कर लेना इनको थोड़ा सा अच्छे से। परमाणिक स्तर, एटॉमिक लेवल पर पदार्थ जगत और उसके गुणों, अंतः क्रियाओं को खोजते हैं। एक तो ये हमारे आसपास के भौतिक संसार, फिजिक्स का अन्वेषण करते हैं तथा वैज्ञानिक सिद्धांत और नियमों की समझ, देखिए सिद्धांत आ जाते हैं यहां पर। तीसरा, कोशिका पर जीवित जगत की संरचना और कार्य का अन्वेषण। चौथे नंबर, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध। 5वां, वैज्ञानिक ज्ञान और अन्य विषयों के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसको भी जोड़ा गया। 6ठा, भारत में ज्ञान परंपरा और उसका वैज्ञानिक विचारों से संबंध, भारत की ज्ञान परंपरा के बारे में बताना। और देखिए इसके बाद विज्ञान करके विज्ञान की प्रकृति का अन्वेषण करना। तो ये याद रखना, देखिए इसके अंदर डूइंग साइंस के ऊपर जोर दिया है। विज्ञान करके, डूइंग साइंस यानी करके सिखाना बच्चे को, लर्निंग बाय डूइंग से। ये है देखिए मिडिल स्टेज। इसके भी मैं बता देता हूँ 6 से 8 तक कौन से पाठ है, ताकि आप अंतर कर सकें और याद भी करें इनको। पदार्थ जगत व उसके घटक, गुण, धर्म और व्यवहार का अध्ययन करवाया गया है। इसमें देखिए भौतिक संसार का वैज्ञानिक व गणितीय दृष्टिकोण से अन्वेषण की बात कही गई है। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे आसपास के जीव जगत का अन्वेषण करते हैं तथा उसके निर्जीव जगत के साथ संबंध क्या है, यानी जीव जगत का निर्जीव के साथ संबंध को देखिए यहां पर पढ़ना पड़ेगा। स्वास्थ्य, स्वच्छता और कल्याण, ये भी पढ़ना पड़ेगा। हेल्थ है, हाइजीन है और वेल बीइंग को देखिए इसके अंदर शामिल। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज के अंतर संबंध, इनको भी इसमें पढ़ाया जाएगा 6 से 8 तक। वैज्ञानिक ज्ञान के विकास से जुड़कर तथा वैज्ञानिक अन्वेषण करते हुए विज्ञान की प्रकृति और प्रक्रिया की समझ विकसित करना। और 7वां जो बिंदु है, विज्ञान से संबंधित अपने प्रश्नों, अवलोकन और निष्कर्षों का प्रभावी ढंग से संप्रेषण करना है। तो ये चीजें हमारी है 6 से 8 और वो थी 9 से 12 तक की विषय वस्तु। और अब अच्छे सवालों पर चलते हैं।
एनसीएफ एसई 2023 के अनुसार विद्यालय स्तर पर अवधारणाओं का चयन निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जा सकता है। अवधारणाओं का हमें क्या करना है, चयन करना है, और किस आधार पर हम अवधारणाओं का चयन कर सकते हैं। विश्व के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्रदान करना, पूरी दुनिया के बारे में। देखिए, विज्ञान सीखने के लिए आधार और मंच प्रदान करता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए, विज्ञान शिक्षा से संबंधित क्षमताओं और मूल्यों के विकास हेतु है, ये बात भी हमारे इसके अंदर सही कही गई है। विश्व के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्रदान करना, क्योंकि संपूर्ण विश्व का ज्ञान प्रदान नहीं किया जा सकता है। देखिए, तो इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, 3। एक शिक्षक विद्यार्थी को पिछले पाठ में पढ़ाए गए, कौन से पाठ में, पिछले पाठ में पढ़ाए गए विषय को याद करने के लिए कहता है, जो पिछले पाठ में, ताकि उसे नए पाठ से जोड़ा जा सके। एनसीएफ 2023 के अनुसार यह किस प्रकार के मूल्यांकन में शामिल है। पिछले पाठ को जो हमने पढ़ा दिया था उस पाठ को जोड़ना नए पाठ को सीखने के लिए। तो पिछले पाठ का अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो कौन से प्रकार का मूल्यांकन होगा, तो देखिए, अनौपचारिक, निर्माणात्मक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो पाठ पढ़ाते समय होता है। एफए की यदि हम बात करें तो याद रखना, ये शिक्षण कराते समय होता है, शिक्षण कराते समय, और ये पिछले पाठ से देखिए जोड़ के करवा रहा है। औपचारिक होता है विधिवत रूप से, देखिए जो यानी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो लेते हैं वो हमारा होता है औपचारिक। अगला है अनौपचारिक और योगात्मक, बिल्कुल सही है। देखिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अनौपचारिक, योगात्मक। मैं आपको बताता हूं एनसीएफ 2023 के अंदर क्या क्या कहा गया। देखिए, ये तो है हमारा एफए और ये है हमारा ऐसे, 2 भागों में बांट रखा है। देखो किसमें, एनसीएफ 2023 में। अब देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक निर्माणात्मक के 2 भाग, और ऐसे का जो है समेटिव असेसमेंट है, इसके भी 2 भाग, औपचारिक और अनौपचारिक। तो ऐसे की यदि बात करते, औपचारिक में कहा गया इकाई या इकाइयों के अंत में क्विज या परीक्षण द्वारा मूल्यांकन करना, ये औपचारिक होता है, जो भी जैसे बोर्ड परीक्षाएं वगैरह आयोजित होती है। अनौपचारिक, विद्यार्थियों से पिछले पाठ या इकाई में पढ़ाए गए विषय को याद करने के लिए कहना, ताकि नए पाठ से जोड़ा जा सके। यही था हमारा क्वेश्चन। और अब आता है रचनात्मक शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक औपचारिक और एक अनौपचारिक रूप। औपचारिक रूप, जब विद्यार्थी अन्वेषण जांच में संलग्न हो, तब वैज्ञानिक प्रक्रिया दक्षताओं का रूब्रिक्स के आधार पर हम क्या बना ले, एक रूब्रिक्स बना ले। रूब्रिक्स क्या होती है, रूब्रिक्स देखिए बच्चे के प्रदर्शन को प्रदर्शित करती है। उसमें प्रदर्शन का लेवल और एक क्राइटेरिया, और उसके बाद एक विवरण होता है। 3 चीजें होती है रूब्रिक्स के भाग, एक तो होता है विवरण, दूसरा होता है लेवल, और तीसरा होता है क्राइटेरिया। इनके आधार पर हम क्या बनाते हैं, औपचारिक रूप से रूब्रिक्स बना। तो ये भी अच्छा सवाल है, रूब्रिक्स का निर्माण किस में किया जाए, निर्माणात्मक में, वो भी औपचारिक। अगला है देखिए अनौपचारिक रूप से, तो पढ़ते पढ़ाते समय बच्चे के बारे में कुछ भी पूछ लो। अन्वेषण से जुड़े कार्य के दौरान क्या विद्यार्थी समस्या को परिभाषित कर पा रहे हैं या चर्चा में परिकल्पना प्रस्तुत कर पा रहे हैं। वैज्ञानिक उपकरणों का स्वतंत्र उपयोग करते समय क्या विद्यार्थी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप का सही और सावधानी पूर्वक उपयोग कर रहे हैं। ऐसी चीजें पढ़ते पढ़ाते समय। अन्वेषण जांच के दौरान क्या विद्यार्थी दूसरों के विचारों को स्वीकार कर उन्हें अपने कार्य में शामिल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए, ये था अपने इसके अंदर। अब आता है अगला क्वेश्चन 143, एनसीएफ एसई 2023। इससे रिलेटेड काफी सवाल थे, आप लोगों की प्रॉब्लम्स ज्यादातर इसी से रिलेटेड थी, और उन्हीं का देखिए सॉल्यूशन करने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसे विशिष्ट क्षेत्र अनुशासित करता है जहां गृह कार्य, होमवर्क विज्ञान अधिगम को आगे बढ़ा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र में सम्मिलित है। यानी गृह कार्य के बारे में एनसीएफ 2023 में क्या कहा गया है, और देखते हैं कि इसके बारे में क्या कहा है। वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक ज्ञान का अभ्यास कराना, बिल्कुल सही बात है। देखो, गृह कार्य का मतलब ही होता है बच्चे को घर पर काम दिया जाए और बच्चा घर जाकर उन चीजों का क्या करे, अभ्यास करे, ताकि उसमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति डेवलप हो। कौन सी प्रवृत्ति डेवलप हो जाए, स्वाध्याय और अभ्यास की प्रवृत्ति।
वैज्ञानिक समझ व विचारों में लिखित रूप से, देखिए अभ्यास लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, या लिखित रूप से अभ्यास करवाना बिल्कुल सही है। परियोजनाओं के लिए समुदाय के सदस्यों से जानकारी यानी सर्वे करना, ये भी देखिए गृह कार्य में कई बार हम लिखित और मौखिक नहीं देते, कई बार हम प्रोजेक्ट जैसे कार्य देते, सर्वे जैसे कार्य देते। बच्चे समुदाय के लोगों में जाएं और वहां जाकर सर्वे के माध्यम से डेटा कलेक्शन करें, तो ये काम भी होमवर्क में आता है। तो तीनों ही सही है। देखिए अब मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा होमवर्क में एनसीएफ 2023 में क्या क्या कहा गया। गृह कार्य विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर अवधारणाओं के साथ निरंतर और विस्तारित रूप से जुड़ने का अवसर प्रदान करता। बहुत अच्छी बात है। किसके? कक्षा के बाहर, क्योंकि घर जो क्या है आपको भी पता है कि घर क्या है, हमारे अनौपचारिक रूप से बच्चा पढ़ रहा है वहां पर, औपचारिक रूप से तो कक्षा में पढ़ रहा है, और वो कक्षा से बाहर कुछ ऐसे विशिष्ट क्षेत्र जहां गृह कार्य विज्ञान अधिगम को आगे बढ़ा सकते हैं। देखो, वैज्ञानिक अवधारणाओं का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग करना। दूसरा, वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक ज्ञान का बच्चों को क्या कराना? अभ्यास कराना। समुदाय के सदस्यों से जानकारी एकत्रित करना। परियोजनाओं के लिए या आगामी पाठों के लिए सामग्री जुटाने हेतु वैज्ञानिक समझ और विचारों का लिखित रूप में व्यक्त करने का अभ्यास करना। ये सब चीजें अपने इसमें कही गई हैं। अगला देखिए, माइनर टेस्ट 10 इसकी बात करते हैं। 131, रचनावाद, जिसको हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव, निर्मितवाद भी कहते हैं, शिक्षा शास्त्र के निम्नलिखित में से आवश्यक कारक है। अब देखिए रचनावाद से रिलेटेड कौन कौन से हैं। अधिगम वास्तविक जीवन के संदर्भ में होना चाहिए। रचनावाद का मतलब बिल्कुल सही है, किसी ना किसी वास्तविक संदर्भ में होता है तो ज्ञान का निर्माण अच्छे से होता है। विषय वस्तु तथा कौशल शिक्षार्थियों के लिए प्रासंगिक होना चाहिए, क्योंकि प्रसंग के अनुसार होने चाहिए। शिक्षार्थियों का मूल्यांकन निर्माणात्मक रूप में होना चाहिए कि बच्चे में ज्ञान का निर्माण हुआ या नहीं हुआ। शिक्षक निर्णयकर्ता की भूमिका में होना चाहिए, शिक्षक निर्णयकर्ता नहीं हो। देखिए, शिक्षक की भूमिका फैसिलिटेटर की होनी चाहिए, निर्णायक भूमिका में नहीं होना चाहिए। टीचर किस में होना चाहिए? यहां पर फैसिलिटेटर की भूमिका में होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए, बी, सी हो जाएगा। देखिए अगला, गेने व कॉले के द्वारा बताए गए रचनावादी अधिगम के तत्वों में से किसे रचनावादी अधिगम का हृदय माना गया है? तो ये कुछ उनके द्वारा देखिए तत्व बताए गए हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा परिस्थिति का निर्माण करना, समूहों का गठन करना, योजक का निर्माण करना या योजना का निर्माण करना, और चौथा है प्रश्न पूछना। देखिए इसका जो हर्ट है, योजना निर्माण को क्या कहा गया? हृदय कहा गया है। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। अब थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए गेने द्वारा क्या क्या चीजें बताई गई हैं। गेने एम कोहले ने एक पुस्तक लिखी थी, डिजाइनिंग फॉर लर्निंग, अधिगम का प्रारूप में कक्ष में रचनावादी अधिगम वातावरण बनाने हेतु 6 आवश्यक तत्व बताए इन्होंने। पहला तत्व परिस्थितियों का क्या करना? निर्माण करने के लिए बात कही गई है। इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा सर्वप्रथम अधिगम के लक्ष्य कार्य जो टास्क है और पाठ्यक्रम के जो मानक हैं, करिकुलम के स्टैंडर्ड्स हैं, निर्धारित किए जाते हैं सबसे पहले परिस्थिति निर्माण में। दूसरा तत्व बताया देखिए समूहों का गठन करना, ऑर्गेनाइजिंग ग्रुपिंग्स। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के समूह बनाए जाते हैं, विद्यार्थियों के समूह का गठन और सामग्री। एक तो विद्यार्थियों का और एक सामग्री का। इसमें सहगामी अधिगम देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग को इसके अंदर काम में लिया जाता है। तीसरा है संयोजक या योजक का निर्माण करना, बिल्डिंग ए ब्रिज। इसे रचनावादी अधिगम का हृदय भी कहा गया। किताब में हमने स्पष्ट लिखा है इस चीज को, अगर आपने पढ़ी हो तो। यह शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का माध्यम है। चौथा देखिए प्रश्न पूछना, आस्किंग क्वेश्चंस। रचनावादी अधिगम निर्माण के प्रत्येक चरण के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए रचनावाद का निर्माण का पता ही प्रश्नों से चलता है। जिज्ञासापूर्ण सवाल पूछना बच्चे द्वारा, प्रदर्शित करना। इसके अंतर्गत सार्वजनिक रूप से एक विद्यार्थी द्वारा दूसरे के सामने यह प्रदर्शित किया जाता है कि वह किसी समस्या या केस का किस प्रकार विश्लेषण करता है और समझाता है। छठा देखिए प्रतिक्रियाएं आमंत्रित करना, इनवाइटिंग रिफ्लेक्शंस। प्रतिक्रियाएं अभिवृत्ति और कौशल एवं अवधारणाएं होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थी ग्रहण करता है। ये जो कि तो सवाल पूछे जाते हैं। देखिए
138 छात्रों को किसी विषय वस्तु का अध्यापन, अध्यापन का मतलब टीचिंग, करवाने के लिए शिक्षक द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधि के चयन का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऐसी चीजों को अंडरलाइन किया करो। कौन सी चीज नहीं है? देखिए, पाठ्य वस्तु की प्रकृति, बिल्कुल सही है। शिक्षक के व्यक्तिगत अनुभव, ये भी है। विद्यार्थियों की मानसिक और व्यक्तिगत भेद, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आती है, देखिए, एक्सप्लेनेशन मेथड। व्याख्यान विधि के संबंध में गलत कथन को ढूंढना है। सही नहीं, कौन सा कथन को? गलत। विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर उपयोगी है, और यहां दे रखा नहीं है, तो ये उपयोगी है। अगर जब बच्चों की संख्या ज्यादा है तो कितने ही बच्चों को बिठा दीजिए और हम व्याख्या करके पढ़ा सकते हैं, तो ये कथन गलत दे रखा है। दूसरा, विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करने की आदत पड़ जाती है। बार बार देखिए, व्याख्याओं को सुनने से बच्चे ध्यान देना शुरू कर लेते हैं। नवीन विषय पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के लिए उत्तम पद्धति है, बिल्कुल सही बात है। नए विषय को पृष्ठभूमि का मतलब उसका बैकग्राउंड बनाने के लिए व्याख्या विधि बहुत जरूरी है। उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। तो जो गलत तथ्य कौन सा? पहला ही तथ्य इसका क्या है? गलत है। अब देखो, एक परिवार, प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का छोटा सा अंश है। जल्दी से बताओ, मैंने शुरुआत में आया था प्रोजेक्ट की एक परिभाषा लैंग्स की, और उसमें मैंने बताया था वास्तविक जीवन का छोटा सा अंश है। ये किसकी परिभाषा थी? स्टीवेंसन। समस्यात्मक रूप से देखिए, प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है। बेलार्ड, वास्तविक जीवन का छोटा सा अंश। तो आपके सामने आ गई, देखिए, परिभाषा जिसकी मैंने बात की, और इन्होंने कोई परिभाषा दी नहीं थी, देखिए, प्रोजेक्ट से रिलेटेड। 145 आगमन विधि, कौन सी विधि की बात करें? इंडक्शन मेथड। कब अधिक उपयोगी होती है? जब नए विषय का परिचय कराया जाता है, तब आगमन विधि को काम में ले। जब नियम बनाए जाते हैं, नियम बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जब सूत्रों की उत्पत्ति की जाती है, तब भी इसका उपयोग किया जाता है। तो तीनों ही सही है। तो तीनों के लिए कौन सा है? ये रहा हमारे पास ऑप्शन, आगमन विधि का। असत्य कथन, गलत कौन सा है, उसका चयन करें। आगमन विधि एवं निगमन विधि एक दूसरे की पूरक है, तो सही बात है। पहले आगमन विधि काम में ली जाती है, उसके बाद निगमन विधि काम में ली जाती है। ये बात देखिए, पहले आगमन विधि काम में लेते, बिल्कुल सही है, और उसके बाद निगमन विधि काम में लेते, ये बात भी सही है। ये दोनों ही सही है। देखिए, तो इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? इसमें कोई गलत तथ्य है ही नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आता है 149। निगमन विधि के संबंध में सही कथन है, हमें सही कथन चुनना है। यह स्मृति केंद्रित है। मैंने पहले भी बताया था, नि का मतलब होता है नियम या सूत्र। पहले नियम या सूत्र दिया जाता है, और बच्चा उस नियम या सूत्र को क्या करता है? रटता है, और रटकर अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है। मेमोरी का मतलब स्मृति में सेव करता है। देखिए, तो यहां शिक्षक सर्वे सर्वा है, जो कुछ शिक्षक बताएगा उस बच्चे को, और बच्चा केवल रट्टे लगाएगा। तो यह विधि औसत एवं औसत व कमजोर बच्चों के लिए अनुपयुक्त है। तो ये बात गलत है, उनके लिए उपयुक्त है। ये सही है। शिक्षक केंद्रित, ये विधि बाल केंद्रित नहीं है, क्या है? टीचर सेंटर्ड है, इसलिए ये बात भी सही है। ए और सी सही है इसके अंदर। ए और सी किस में आते हैं? तीसरे में आते हैं। देखिए, इसके बाद 11वां टेस्ट आता है अपना माइनर टेस्ट। इसमें देखिए, स्कूल साइंस नामक त्रैमासिक विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इसका प्रकाशन एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका है। चींटियों के लिए विशेष प्रकार का विवेरियम क्या कहलाता है? देखिए, अनेक प्रकार के विवेरियम बनाए जाते हैं, जलीय जीवों के लिए, स्थलीय जीवों के लिए, चींटियों के लिए, पौधों के लिए, और जो देखिए एक तरह से हम ये कहें कि जो पानी और दूसरे स्थल दोनों पे रहने वाले उभयचरी जीवों के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए ये जानना चाहेंगे चींटियों के लिए कौन से प्रकार का है। तो मैं आपको विवेरियम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, विवेरियम, एक्वेरियम जलीय जीवों के लिए देखिए, या जलीय पौधों के लिए। टेरेरियम भूमि पर रहने वाले जीवों के लिए देखिए, या पौधों के लिए। पेलुडेरियम जल और भूमि दोनों पर रहने वाले, दोनों का मिश्रित वातावरण, मेंढक और केकड़े जैसे। इसके बाद अगले नंबर पर आता है इंसेक्टेरियम, कीटों के लिए, चींटी है, तितली है, इनके लिए देखिए। उसके बाद देखिए हर्पेटेरियम, सरीसर्प और उभयचर के लिए देखिए, सांप, कछुआ, मेंढक। और फिर आता है फोर्मिकेसियम,
ये चींटियों के लिए विशेष विवेरियम बनाया जाता है, एंट फॉर्म। और फिर होता है एवरी, ये पक्षियों के लिए है। तो अब आपके सामने देखिए, अपने चींटियों के लिए जो स्पेशल बनाया जाता है वो कौन सा होता है, फर्मिकेरियन। वैसे ये कीड़े मकोड़ों के लिए ये था, लेकिन चींटियों के लिए स्पेशल है फॉर्मिकेरियम। अगला एक और क्वेश्चन, विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण उपयोगी है क्योंकि यह हमें बच्चों को देखिए फील्ड ट्रिप पर ले जाना है। आप याद रखिए, जैसे ही बच्चों को हम क्लास से बाहर ले जाते हैं तो यह शिक्षण होता है अनौपचारिक। कक्षा कक्ष में पढ़ाते हैं वो कौन सा है, औपचारिक। कक्षा कक्ष में जब बच्चे को पढ़ाया जाता है देखिए, तो उसको हम कहते हैं औपचारिक। और औपचारिक रूप से पढ़ाने की तीन चीजें हमारे पास, या तो क्लासरूम में पढ़ाओ, या साइंस की लैब में ले जाकर पढ़ाइए देखिए बच्चों को, और तीसरा तरीका होता है कि अनौपचारिक शिक्षण का, जिसे बाहर ले जाइए, शैक्षिक भ्रमण। तो देखिए विज्ञान पढ़ाने के तीन तरीके हैं हमारे पास, एक कक्षा कक्ष में पढ़ाओ, एक लैब में पढ़ाओ, और एक शैक्षिक भ्रमण। भ्रमण करने बच्चा जाएगा तो चीजों का अवलोकन करेगा, और घूमने के नाम से बच्चे में देखिए रुचि उत्पन्न हो जाती है इस विधि को देखकर, और वहां चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देखेगा और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, डायरेक्ट लर्निंग आएंगे उस बच्चे को। और यहाँ कक्षा को समुदाय में ले जाना बिल्कुल सही बात है। कक्षा को हम कहाँ ले गए, अनौपचारिक रूप से समुदाय में। प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। अमूर्त विचारों को मूर्त बनाता है, चीजों को रियल में देखता है, इसलिए इसके कौन से सही हो जाएंगे, तीनों ही चीजें सही हैं इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन, व्यक्ति विभिन्न तरीकों से सीखता है, ठीक है। जो वे देखते हैं तथा सुनते, देखना और सुनना, सुनने से हमें 20% याद होता है और देखने से हमें 30% याद होता है। तो उसका कितना प्रतिशत सामान्य स्मरण होगा, तो याद रखिए, देखिए 30 और 20 कितना हो गया, 50। और यह है कहने से, जब हम किसी चीज को बोलते हैं मुंह से तो हमें 70%, और जब हम करते हैं किसी कार्य को लर्निंग बाय डूइंग तो हमें 90% याद होता है। मेजर टेस्ट 3, एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे प्रभावी शिक्षण सामग्री है। सबसे ज्यादा प्रभाव, ये यहां पर आपको दिखाई गई है 4 सामग्री ऊपर से। सबसे ऊपर लिखी गई है देखिए शब्द प्रतीक, फिर उसके बाद दृश्य प्रतीक, फिर उसके बाद देखिए लिखा गया है इसके अंदर रेडियो तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर जो लिखा गया है वो स्टिल पिक्चर, स्थिर चित्र। तो अब आप खुद देख लो, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो किसकी प्रभावशीलता ज्यादा है, नीचे वाले की, स्थिर। इसकी, और मैंने कहा था 4 याद कर लेना, इंपॉर्टेंट बताया था मैंने आपको। अगला देखिए, पढ़ाते समय विज्ञान विषय का सामाजिक विज्ञान के साथ सह संबंध स्थापित करना, यानी विज्ञान का किसी अदर सब्जेक्ट के साथ, गणित के साथ, विज्ञान के साथ, और यह सह संबंध किस प्रकार का होगा। एक ही विषय के अंदर होता है वो, तो एक विषय नहीं है। दूसरा, बहुत सारे विषयों के साथ क्षैतिज, ये है मल्टी। पारस्परिक, 2 टॉपिकों के बीच में, और अर्ध पार्श्विक ये कोई होता ही नहीं है। देखिए इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं यूनिलैटरल कोरोलेशन, इसको कहते हैं मल्टीलैटरल कोरोलेशन, इसको कहते हैं कोलैटरल कोरोलेशन। इसको हम क्षैतिज भी कहते हैं, बाह्य भी कहते हैं, और इसको हम देखिए आंतरिक कहते हैं, शीर्षात्मक भी कहते हैं, इंटरनल भी कहते हैं इसको। अगला देखिए, ज्ञान निर्माण के संरचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे विषय वस्तु को यंत्रवत रहें। अगला, अपने सहपाठियों के साथ बातचीत और सहयोग करने में शामिल हो। सहपाठियों के साथ क्या करें, बातचीत करें और सहयोग करने में। एक समस्या का समाधान करने के लिए केवल एक ही तरीका अपनाया जाए। अपनी सांस्कृतिक समझ को त्याग दें। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव हमें बताता है 2 तरीकों से बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है। एक तो स्वयं अपने अनुभव और उसकी खोज के आधार पर, यह संज्ञानात्मक रचनावाद। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज से अंतःक्रिया करके भी देखिए वो अपनी समस्याओं का समाधान करता है। ये लेव वाइगोत्स्की द्वारा दी गई देखिए परिभाषा थी, इसलिए इसका सही कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर, लेव वाइगोत्स्की, जिसको सामाजिक रचनावाद कहते हैं। उसके आधार पर
पाठ योजना के हर्बर्ट पंचपदीय उपागम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? देखिए, पंचपदीय पाठ योजना थी, उसमें एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, एक ये भी है, एक ये पद नहीं है। अब हमें क्रम से लगाना। सबसे पहले आता है, देखिए, तैयारी करना, प्रिपरेशन। सबसे पहले पाठ योजना क्या की जाएगी? तैयारी, नंबर 1। फिर उसके बाद देखिए उसको क्या किया जाता? प्रस्तुत किया जाता है विषय वस्तु को। तैयारी का मतलब पूर्व ज्ञान का पता लगाना, प्रस्तुतिकरण का मतलब नवीन ज्ञान प्रस्तुत करना बच्चे को। फिर उसके बाद देखिए पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में क्या बनाया जाता है? संबंध स्थापित किया जाता है या उन दोनों में तुलना की जाती है, नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान। फिर चौथे नंबर पर आता है नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान के आधार पर एक धारणा का निर्माण करना, एक कंसेप्ट का निर्माण करना, एक सिद्धांत का निर्माण करना या उसका सामान्यीकरण करना। तो चौथे नंबर, और लास्ट में उस अवधारणा का दैनिक जीवन में क्या करना? उपयोग करना। इस प्रकार से आप बना सकते हो। तो नंबर 1 ए कौन से में है? देखिए इन तीनों में ए है, ऐसे मिलान यानी ये नहीं होगा। उसके बाद नंबर 2 बी, बी यहां है और बी यहां भी है, तो दोनों ही चल रहे हैं अभी, तो यहां पर भी बी है। तीसरे नंबर पर आता है देखिए सहचार्य एफ, या एफ है या एफ नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। यहां भी एफ नहीं है, ये गलत हो गया, देखिए। और इसके बाद हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए सही हो गया। देखिए वैज्ञानिक विधि के चरणों में से कौन सा चरण अंतिम चरण के तुरंत पहले आता है? देखिए यहां बताया गया वैज्ञानिक विधि में काम करने का तरीका। वैज्ञानिक विधि का देखिए जो सोपान दे रखे इनमें देखिए सबसे लास्ट में देखिए हम क्या करते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष से पहले देखिए हम काम करते हैं परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। जो परिकल्पना बनाई है, परिकल्पना हाइपोथेसिस, उसका क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं, यानी उसका प्रयोग करते हैं। रियल में प्रायोगिकरण कह सकते हैं हम इसको, रियल में हम प्रयोग करते हैं। इससे पहले देखिए हम यहां पर एक भविष्य कथन लेते हैं और उससे पहले देखिए हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हम इन चारों को लगा लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चे के सामने विषय वस्तु प्रस्तुत की जाएगी, उससे रिलेटेड डेटा इकट्ठा करेगा, फिर परिकल्पना करेगा, फिर भविष्य कथन आएगा, फिर परिकल्पना का परीक्षण किया जाएगा और अंत में क्या निकाला जाएगा? निष्कर्ष। तो ये पूछ रहे हैं वैज्ञानिक विधि के चरणों में से कौन सा चरण अंतिम चरण के तुरंत पहले आता है? इससे पहले कौन सा है? ये रहा, देखिए तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और देखिए, विज्ञान क्लब का औपचारिक सभापति कौन होता है? विज्ञान क्लब में एक अध्यक्ष भी होता है, उपाध्यक्ष भी होता है, सचिव भी होता है, कोषाध्यक्ष। अध्यक्ष देखिए विज्ञान का जो होता है वो विज्ञान का शिक्षक होता है, विज्ञान का शिक्षक। उपाध्यक्ष विद्यार्थी होता है और इसी विद्यार्थी को देखिए हम औपचारिक सभापति भी कहते हैं। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? उपाध्यक्ष। सचिव जो होता है देखिए जो सेक्रेटरी बनाया जाता है, ये किसको बनाया जाता है? शिक्षक को बनाया जाता है, विज्ञान के को। कोषाध्यक्ष किसी भी शिक्षक को, ये विज्ञान का कोई जरूरी नहीं हो, किसी को भी बनाया जाता है। तो देखिए हम यहाँ इनके कार्य और देखते हैं। सबसे बड़ा संरक्षक होता है स्कूल का संस्था प्रधान, प्रिंसिपल। संस्था प्रधान जो प्रिंसिपल होता है वो इसका क्या होता है? मुखिया। क्लब को सुचारित रूप से संचालन हेतु अध्यक्ष से परामर्श लिया जाता है। प्रिंसिपल ही देगा भाई आपको क्लब जो गठन किया कैसे चला। क्लब हेतु आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था, पैसे भी वही देता है, इसको व्यवस्थित कर। क्लब के सभी कार्यक्रमों में वो भाग भी लेता है और उनको सफल बनाने का प्रयास भी करता है। संरक्षक क्लब के सभी कार्यों पर अंतिम नियंत्रण और मार्गदर्शन। सबसे ज्यादा अगर नियंत्रण रहता है तो किसका रहता है? संरक्षक का ही रहता है पूरे क्लब पे, क्योंकि वो स्कूल का मुखिया है। अध्यक्ष देखिए विज्ञान का टीचर बनाया जाता है। क्लब का देखिए सफल संचालन अध्यक्ष पर निर्भर करता है। छात्र पदाधिकारियों को उचित परामर्श देता रहता है अध्यक्ष। क्लब द्वारा संचालित योजनाओं कार्यक्रमों के उचित चुनाव के बारे में क्लब के सदस्यों का मार्गदर्शन भी कौन करेगा? इसका अध्यक्ष करता है। उपाध्यक्ष ये विद्यार्थी होता है। कौन होता है? विद्यार्थी होते हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखता है। यह विज्ञान क्लब का औपचारिक सभापति होता है और कौन होगा? विद्यार्थी। अतः क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम और क्लब के पदाधिकारियों की मीटिंग में सभापति का कार्य इसी का होता है। सचिव होता है देखिए यह विज्ञान का शिक्षक होता है, विज्ञान का शिक्षक होगा ये देखिए।
यह सभी बैठकों का आयोजन, कार्यक्रमों का संचालन, मीटिंग और कार्यव्रत सारी देखिए लेखा जोखा यही रखता है। देखिए पैसों का नहीं, रिकॉर्ड का, मीटिंग वगैरह कब हो रही है। उसके बाद एक और होता है उपसभापति, ये बच्चा होता है, देखिए विद्यार्थी होगा विज्ञान का, देखिए जो सेक्रेटरी का सहयोग करता है। देखिए एक होता है कोषाध्यक्ष, ये किसी भी टीचर को बनाया जा सकता है कोषाध्यक्ष, जो आय व्यय का लेखा जोखा रखेगा, कितने पैसे आए कितने गए। और ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है, प्रचार अधिकारी, पब्लिसिटी यानी विज्ञान क्लब का प्रचार प्रसार करने का और उसका रिकॉर्ड रखना, प्रचार प्रसार का रिकॉर्ड रखने का काम किसका होगा, प्रचार अधिकारी का ही होता है। कक्षा के प्रतिनिधि बच्चे होते हैं वो तो। एनसीएफ ऐसी 2023 फिर आ गया, देखिए इसके सवाल अगले टेस्ट में। विज्ञान में ज्ञान की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। और ये मैंने पहले भी बताया था, फिर ये क्वेश्चन आया है। देखिए विज्ञान दुनिया का अन्वेषण करने तथा उसे समझने के लिए आवश्यक विधियां व उपकरण प्रदान करता है। वैज्ञानिक ज्ञान निरंतर विकसित होता रहता है, यह विश्वसनीय होने के साथ साथ स्थायी भी होता है। अब देखिए वैज्ञानिक ज्ञान निरंतर विकसित होता रहता है, विश्वसनीय है, लेकिन परिवर्तनशील होता है, स्थायी नहीं होता है। विज्ञान मूलतः एक सृजनात्मक प्रयास है, तो ये सही है और ये गलत हो गया। ए और सी देखिए, तो ये तीनों सही हो गया। वैज्ञानिक ज्ञान निरंतर विकसित होता है तथा यह विश्वसनीय होने के साथ स्थायी नहीं होता, परिवर्तनशील होता है, क्योंकि हर बार जब खोज होती है तो वो बदलता रहता है। ये देखिए विज्ञान दुनिया का अन्वेषण उसे समझने के लिए आवश्यक विधियों और उपकरणों का प्रदान करता है। दूसरा, वैज्ञानिक ज्ञान निरंतर विकसित होता रहता है, विश्वसनीय होने के साथ साथ परिवर्तनशील भी होता रहता है। यहाँ परिवर्तनशील और वहां हमने क्या लिख दिया, स्थायी, जो गलत था। वैज्ञानिक ज्ञान विश्वास करना उचित है, साथ ही यह समझना आवश्यक है कि यह नया प्रमाण मिलने या पूर्व प्रमाण और ज्ञान का पुनर्व्याख्या के आधार पर संशोधित हो सकता है। ये पहले भी आया था, फिर बता रहा हूं। विज्ञान मूलतः एक सृजनात्मक प्रयास है। वैज्ञानिक विधियां, मूल्य और प्रवृत्तियां केवल विज्ञान को सीखने और करने का ही नहीं बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। इस तरीके से देखिए ये थे हमारे विज्ञान शिक्षण से रिलेटेड आप लोगों की समस्या और समस्या समाधान की एक कक्षा। धन्यवाद सभी को।